हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एचटेट की? जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है। आपको लग रहा है अरे मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा। लगता है ये वाला टॉपिक छूट गया, लगता है कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा। बट ये बहुत नेचुरल है, ऐसा एग्जाम से पहले होना एकदम नेचुरल है, होता है। सो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को आपको स्टेबल रखना है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। नाउ पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी भी है, मैंने भी ऐसे ही क्वालीफाई करा था। राइट। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है? जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो और आप पहले से ही उसके पीवाईक्यू सॉल्व करके रखते हो, तो आपका माइंडसेट बना रहता है कि हाँ, मुझे भी इसी तरह का पेपर मिलेगा और मुझे यही पेपर क्वालीफाई करना है, दोबारा से मुझे फॉर्म नहीं भरना है, मुझे इसी पेपर को क्वालीफाई करना है। राइट। सेकेंडली क्या होता है कि मैनी टाइम ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं भी हुआ, तो आपका टॉपिक ज़रूर रिपीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, उनमें से ही क्या होता है, बार-बार क्वेश्चन्स आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल किंगडम से बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, सेल से बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जब हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार क्यों नहीं आएगा? तो आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन्स, कुछ ऐसी टर्म्स एज़ इट इज़ सेव हो जाती हैं। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो क्या है, रिवीजन का। सी जो भी टॉपिक आपको आते हैं ना, पीवाईक्यू के जब आप उनको सॉल्व करते हो, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे होते, आप उस पूरे आपके माइंड में वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। राइट, कि इस टॉपिक में ये था, ये था, ये था, इस लॉजिक से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो प्लस आपको लगता है कि कई बार हमें क्या होता है, पेपर से पहले ऐसा एंजाइटी जैसा होता है, डर लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ जाएँगे। तो ये जो एंजाइटी है, ये जो डर है, ये खत्म हो जाएगा आपका। जब आपसे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं होंगे? ऐसे ही तो क्वेश्चन आएँगे। सो इसलिए हमने ये रखा है कि हम खुद से भी नहीं बना रहे हैं पेपर, कभी हम ईज़ी बना दें, टफ बना दें। सो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ़ पीवाईक्यू को ही इस बार फ़ोकस किया है कि हम पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे सीधे-सीधे। सो कल जो हमने पेपर सॉल्व किया था, वो था हमारा 2016 का पेपर हमने सॉल्व किया था। आज हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 17 का पेपर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आपको कहीं से मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया और मुझे नहीं मिला। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास है या आपको कहीं से मिला हुआ है, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपसे कनेक्ट करके वो पेपर लूँगी और वो भी सॉल्व कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए, आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा 2018 का पेपर, एचटेट का पेपर और बायोलॉजी का पेपर लेवल 3 के लिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। So, the first question is Karyotaxonomy is the branch of classification which is based on। Karyotaxonomy एक ब्रांच है जो किस चीज पे बेस है, हमें ये बतानी है। ठीक है। सो इट्स 91 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है तो इसमें 91 आपको शो होगा। ओके। सो कैरियोटैक्सोनॉमी का बेसिक मतलब होता है, जहाँ पे कैरियो वर्ड आ गया वहां पे हमें किसके साथ जाना है, क्रोमोजोम के साथ जाना है। देखो, हर एक क्वेश्चन से ना आप कोई ट्रिक निकालो कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सोचोगे, क्योंकि पेपर में सब कुछ याद नहीं रह पाते हैं हम लोग। तो हमें लेकिन ठीक तो वही पेपर करके आना है। राइट। सो कैरियो जो है वो जब भी आपके सामने कैरियो वर्ड आएगा, आपको किसके साथ जाना है, क्रोमोजोम के साथ जाना है। कैरियोटॉक्सोनॉमी यानी कि एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम क्रोमोजोम की स्टेनिंग के बाद उसमें जो बैंड्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। सो द बैंड्स ऑन द फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। और ये इसको हम किस चीज में यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने के लिए। ओके। नेक्स्ट, इन द हनी बी द मेटामॉर्फोसिस इज। हनी बी के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस तरह का होता है ना। मेटामॉर्फोसिस का हमें सबको पता है क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस जब एक लार्वल स्टेज से अडल्ट स्टेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब हो सकता है वो ए मेटाबोलस हो, यानी कि लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज में कुछ खास डिफरेंस आपको पता ही ना चले। हो सकता है होमो मेटाबोलस हो, कि लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इतने सारे चेंजेस आए हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। हो सकता है कि हेमी मेटाबोलस हो, सिर्फ कुछ ही स्टेजेस आए हैं, कंप्लीट स्टेजेस नहीं आई है। राइट। सो हनी बी का जब आप देखोगे तो हनी बी के अंदर आपको लार्वल,
प्यूपा, एग सब की सब स्टेजेस देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी हनी बी है वो कैसी है? होमो मेटाबोलस है। हनी बी कैसी होती है? होमो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने कैसा है? एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है? हम इसको समझते हैं। एक ब्लू कलर का कोई बर्ड था, फॉल बर्ड था, उसके अंदर क्या थी? मेटिंग कराई गई। उसको एक ब्लैक यहाँ पे आपको दिख रहा है? ओके, सो बेसिकली क्या लिया गया आपको? एक ब्लैक कलर का बर्ड लिया गया और एक व्हाइट कलर का बर्ड लिया गया, उनको मेटिंग कराया, तो हमें कुछ ऐसा मिला और ये जो था ये कैसा था? ब्लू कलर का था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे रिलेट करा रहा है, किस चीज़ से? अगर आप थोड़ा-सा याद करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक रेड कलर का फ्लावर था, एक व्हाइट कलर का फ्लावर था, दोनों को मिक्स करा दिया तो एक पिंक कलर का फ्लावर बना। ऐसा केस हमने देखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, ठीक है? ऐसा केस हमने कहाँ देखा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट ये बोला गया है कि अगर आप ब्लू की मीटिंग ब्लू के साथ कराओगे तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? तो वहाँ पे हमें क्या रिजल्ट्स मिले थे? 1:2:1 जिसमें 1 क्या होगा? ब्लैक होगा, 1 क्या होगा? व्हाइट होगा और 2 कैसे होंगे? ब्लू होंगे। सो इट्स 1:2:1 जिनके अंदर आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, which of the following is the function of reverse transcriptase in the retrovirus? So reverse transcriptase का फंक्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? बेसिकली आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके डीएनए बना देता है, ये उसका काम है। अब ये वाला ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन गलत है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इट कन्वर्ट होस्ट सेल आरएनए इनटू वायरल डीएनए। ऐसा नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं करता है, इट यूजेस वायरल डीएनए, वो वायरल आरएनए को यूज करता है टेम्पलेट की तरह और फिर डीएनए सिंथेसिस कर लेता है। सो यही बात ठीक है। इट ट्रांसलेट नहीं, ट्रांसलेशन नहीं आएगा, इट हाइड्रोलाइज नहीं, ये तो नहीं आएगा। सो देखो ये जो दो ऑप्शन थे ना ये इतने इनकरेक्ट ऑप्शन थे कि इनको आपको आगे रीड ही नहीं करना था, ट्रांसलेट थोड़ी ना करता है। सो ऐसे इसको हम ऑप्शन रिजेक्शन मेथड बोलते हैं कि हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, बट आप उसमें से इनकरेक्ट को तो निकाल सकते हो ताकि आप सही की तरफ जाओ, राइट? चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऐसे जो वर्ड्स होते हैं नॉट ट्रू, ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, ओनली, ऑल, ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना है? जब भी हमारे पास पेपर आएगा और हमें ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ? मैं सबसे पहले इनको मार्क कर लेती हूँ कि हमसे पूछा ही क्या गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है? तो चलिए नॉट करेक्ट पे चलते हैं। और किसके बारे में? ड्यूटोस्टॉम के बारे में। तो कल भी मैंने बोला था कि ये टॉपिक जो है ये इनका फेवरेट एस्टेट का ये फेवरेट टॉपिक है, प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटोस्टॉम्स। बेसिकली आपको क्या करना है? आपको एक टेबल बनानी है और उसमें 2 बातें लिखनी है। ठीक है? 2 बातें इनफ है, 2 बातें लिखिए। प्रोटोस्टॉम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनता है? माउथ बनता है। ड्यूटोस्टॉम में ब्लास्टोपोर से पहले एनएस बनता है। प्रोटोस्टॉम्स के अंदर क्लीवेज स्पाइरल देखने को मिलता है। ड्यूटोस्टॉम के अंदर क्लीवेज रेडियल देखने को मिलता है। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें नॉट ट्रू ढूँढना है। दैट मीन्स 3 बातें ठीक है, 1 बात ही गलत है। एक बात जो गलत है वही हमें ढूँढनी है। सो क्लीवेज इज़ स्पाइरल, देखो यही बात गलत है। स्पाइरल थोड़ी ना होता है, रेडियल होता है। राइट? सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। माउथ फॉर्म्स द सरफेस एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंट्रोस्टाइल, ये भी ठीक है। और ब्लास्टोपोर टिपिकली फॉर्म द एनस, ये अभी हमने पढ़ा ही था। सो ये उनका फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा ताकि फिर से कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको ईज़िली कर पाएँ, है ना? सो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये वर्ड हमें बता रहा है बेसिकली कि ग्लूकोज बन रहा है, नया ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है? अब कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, किससे बन रहा है, ये हमें जानना है। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है। सपोज आपने क्या किया, कोई फास्ट किया, आपने कोई व्रत किया, तो आपने क्या लिया? आपने खाना नहीं खाया, आपने रोटी नहीं खाई, आपने फाइबर्स नहीं खाए, आपने ये सब नहीं खाया, तो आपकी बॉडी में कार्ब्स गया ही नहीं, तो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी? नहीं, हमारी बॉडी में एनर्जी तो तब भी रहती है। हम चाहे फ़ास्ट करें, नॉर्मल रहें, फिर भी या फ़ास्ट ना करें, हम क्या करते हैं, हमारा रूटीन तो वही रहता है। अगर हम ऑफ़िस जाते हैं, तो सेम एनर्जी से हम ऑफ़िस जाते हैं।
अगर हम घर का कुछ कर रहे हैं तो सेम एनर्जी से करते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली आपसे, है ना? सो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप तो कार्ब्स खा नहीं रहे, तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी शिफ्ट कर जाती है, आपकी बॉडी फैट्स पे शिफ्ट कर जाती है, आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स पे शिफ्ट कर जाती है, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड पे शिफ्ट कर जाती है और वो उन सब से एटीपी लेना शुरू कर देती है, राइट? सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट, यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट? चलिए नेक्स्ट एक मैच द फॉलोइंग है। आप भी कोशिश करिए कि आप भी मेरे साथ-साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं आपको 10 टू 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स दूँगी हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर भी मैं आपको क्या कर रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और मेबी आप ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं वीडियो, मेबी आप घर का कुछ करते हुए देख रहे हैं वीडियो। सो आपको अ अनईज़ी फ़ील ना हो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप प्लीज़ एक्टिवली कोशिश कीजिए कि आप खुद से भी सॉल्व करें। कोई बात नहीं, गलत होगा, सही होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि पेपर में भी आपने ही सॉल्व करना है, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट कीजिए इसे सॉल्व करना। अगर आपको इनमें से किसी भी एक का फ़ंक्शन पता है, तो आप बाकी जो फ़ंक्शंस हैं उनको सही कर सकते हैं, राइट? सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टाइलोसिस्ट हमने कल पढ़ा था एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है? तो स्टाइलोसिस्ट जो है ये होता है बेसिकली आपका एरियोनोला के अंदर तो ये ए इज़ 4 यहाँ पे भी ए 4 है तो ये 2 ऑप्शंस हम कट कर दे रहे हैं। उसके बाद विविपैरी जो है ये आपको निटोड्रिलिस के अंदर देखने को मिलेगी तो बी विद 2 सो बी विद 2 सो ये भी ऑप्शन कट हो जाता है। सो ये ऑप्शन आपका आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना अ जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी इन सब के फंक्शंस के साथ ये सब याद नहीं रहते। बट जब हम पढ़ते हैं तो कोई 1-2 चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। और जब हम अब सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिनके अंदर इसके बारे में, इनके बारे में, किसी के बारे में कुछ ज़रूर पूछा होएगा आपसे। जैसे कल के पेपर में स्टैटोसिस्ट के बारे में पूछा हो गया था, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो आप रिलेट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है तो कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड होता है अ, ऐसे हॉर्मोन्स के लिए जो लिपिड्स के बने होते हैं ठीक है तो एस्ट्रॉयडल ठीक है ये तो पेप्टाइड का बना होता है और ये दोनों विटामिन हैं सो एस्ट्रॉयडल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन हीमो द हीमोग्लोबिन ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिफर होता है वर्टिब्रेट के हीमोग्लोबिन से तो वो क्यों डिफर होता है ये पूछा गया है सो अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन को हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है लेस सिस्टीन होता है उसके अंदर क्या होता है लेस सिस्टीन होता है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ ओके देखिए आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया और जो उसका क्वेश्चंस का एक ईज़ी क्वेश्चंस को हार्ड क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए रेड ब्लड सेल इज़ 2%. सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया कैन। ऑस्मोसिस वुड कॉज़ रेड ब्लड सेल टू सिंक मतलब एक ऐसा ऑस्मोसिस हुआ है जिसके अंदर आरबीसी क्या हो गई है? श्रिंक हो गई है। तो हमने उसको किस तरह के सॉल्यूशन में रखा होगा कि आरबीसी श्रिंक हो जाएगी? तो ये तो हमें पता है कि कोई भी सेल को आप जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे, तो वाटर जो है वो क्या करेगा? सेल से निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन ऑप्शन 3 नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल प्लेकॉइड स्केल क्या एक मॉडिफिकेशन नहीं है ये हमें बताना है ठीक है सो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बोनी box of trunk fishes, string or barbs of stingray, teeth or rostrum of sawfishes and shark teeth. So इसमें से क्या आपका बेसिकली मॉडिफिकेशन नहीं है प्लेकोइड स्केल का मैं इसको मार्क कर देती हूँ सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ का क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको इसके लिए पूरा एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्या है ना?
सो अभी आपके लिए आपको बता देती हूँ, द बोनी बॉक्स ऑफ ट्रैंक फिशेज़ ये एक मॉडिफिकेशन नहीं है प्लेकोइड स्केल्स का, ये सब क्या है मॉडिफिकेशन है प्लेकोइड स्केल के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। सिनैप्सेस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मेयोसिस 1, ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है। ये बात बिल्कुल ठीक है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन द टेलोफेज एंड रीअपियर इन द अ, टेलोफेज, ये भी ठीक है। न्यूक्लियाई रीअपियर इन टेलोफेज 1, हाँ, ये रीअपियर होना शुरू हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो ए एंड सी इज़ द करेक्ट, ए और सी बिल्कुल करेक्ट हैं। और अगर आप ए और डी बिल्कुल करेक्ट हैं और अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, सो ए और डी के साथ आपको फिर ए, डी और सी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए एकदम ठीक है, डी भी ठीक है एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं कंप्लीटली इन द टेलोफेज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि टेलोफेज के बाद स्पिंडल फाइबर का कुछ काम ही नहीं है। सो ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा? जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होती है? इन द मियोसिस 2 के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर, 1 में नहीं होगा। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। scarum of the fowl is made up of how many fused vertebra? अगेन मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये लोग क्या करते हैं 50 और 10 का रेशियो रखते हैं। 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप 11-12 की एनसीईआरटी से कर सकते हो, लेकिन 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा एनिमल किंगडम, थोड़ा प्लांट किंगडम को डीपली पढ़ना पड़ता है। सो अगेन ये एक फॉल के बारे में पूछा हुआ है, कितनी वर्टिब्रा फ्यूज़्ड रहती है, तो इसका ऑप्शन है 13, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस में हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे याद ही कर लीजिए। बट ईज़ी क्वेश्चंस भी आएँगे, है ना? सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेज़ और फिश व्हिच फीड विग्रेसली ऑन मॉस्किटो लार्वा, कुछ ऐसी हमारे पास फिशेज़ होती हैं जो क्या करती हैं मॉस्किटो के सारे लार्वा को खा जाती हैं। ऐसे फिशेज़ को हम बायो कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली बायो एजेंट है जो एनवायरनमेंट में ये जो डिज़ीज़ फैल रही है मॉस्किटो की वजह से, इनको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो गेम्बियंस है और पेनेक्स है, ये दोनों क्या होती हैं, इनको बोलते हैं लार्वी वोरस फिशेस, जो क्या करती हैं विग्रसली क्या करती हैं मॉस्किटो की लार्वा को खा जाती हैं। सो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है ट्राइकोगैस्टर, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्नामेंटल फिश है, ये सजावट के लिए यूज की जाती है, ये लार्वा को नहीं खाती है। सो अगेन ये एक एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इज फाउंड इन, तो लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? वो होता है एलिफेंट का। और गेस्टेशन पीरियड को हम क्या करते हैं, हम रिलेट करके पढ़ते हैं बॉडी साइज से, कि जिसका बॉडी साइज जितना बड़ा होगा उसका गेस्टेशन पीरियड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? सो ये अप्रोक्स 22 मंथ्स का होता है ये गेस्टेशन पीरियड। सो बेसिकली उसको ये भी पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड है उतने ही कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाएँगे, बट दे आर पोटेंशियली मोर स्टेबल, क्योंकि एक अगर आप देखो एक एलिफेंट का बेबी है वो पोटेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? एक ये जो सैलामेंडर है, ये जो फिशेज़ हैं उनके बेबी से उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है ऑब्वियसली, ठीक है? व्हेल मैमल है। ओके, जूनो ओके, जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस क्या होता है? सो बेसिकली जब कोई डिजीज़ क्या होती है स्प्रेड होती है किसी एनिमल से ह्यूमन्स में, तो उसको अ, जूनोसिस कहते हैं, ठीक है? सो देखते हैं, डिजीज़ ऑफ ह्यूमन दैट कैन ट्रांसमिट टू एनिमल, नहीं, डिजीज़ ऑफ एनिमल दैट ट्रांसमिट टू ह्यूमन, तो इसको हम जूनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, यूरिनरी ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें पता करना है, ठीक है? तो ऑस्ट्रिच के अंदर प्रेजेंट होता है, ये अगेन एक एनिमल किंगडम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 108 जहाँ पे हमें बात की गई है इनके बारे में, इनको हम बोलते हैं ग्लास स्पॉन्जेस, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लास स्पॉन्जेस। तो जब भी आपने कोई
वीडियोज़ देखी होंगी या डीप सी के अंदर जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर से ट्रांसपेरेंट बलून जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे होंगे, तो उनको हम ग्लास स्पंजेस कहते हैं। तो उनके बारे में कुछ बातें दी गई हैं। अगेन एक एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हमें पता करना है कि इनके बारे में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है? सो दे आर एंटायरली मैराइन एंड दे आर फाउंड इन शैलो वाटर। सो नहीं, अभी तो हमने बात की शैलो वाटर में नहीं मिलते, ये कहाँ मिलते हैं? डीप वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? डीप वाटर में मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा फिर इसके लिए। अब हमारे पास सी और बी बचते हैं। स्पॉन्जोजिन इन, लेकिन हाँ, इनके अंदर जो है स्पॉन्जोजिन नहीं होता है, का जो स्केलेटन होता है वो सिलिका का बना होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन बी तो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन तो यहीं भी ठीक हो गया, सी हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सेलुलर एंड डर्मल एपिथेलियम इज़ वेल मार्क्ड, तो ऐसा नहीं होता है, इनके अंदर सिंचिशियल बॉडी पाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस विद डीएनए जीनोम? हमें एक ऐसा वायरस ढूँढना है जो क्या है, अ बेसिकली कंडीशंस क्या लिखी है, वायरस होना चाहिए, उसका जीनोम जो है वो कैसा होना चाहिए, डीएनए का होना चाहिए, ठीक है? और फिर हमें वो डिज़ीज़ ढूँढनी है। तो अगर आप देखोगे, सो उम, पोलियो, एड्स और रेबीज़, इन तीनों में क्या होता है बेसिकली, इनका जो वायरस है वो कैसा है, वो आरएनए वायरस कैरी करता है। लेकिन चिकन पॉक्स के लिए जो होता है वो कैसा करता है, डीएनए उसका वायरस का जीनोम होता है, ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट, हम बा इनके वायरस भी हम देख लेते हैं एक बार। सो पोलियो के लिए जो वायरस है दैट इज़ पोलियो वायरस। एड्स के लिए जो होता है रेट्रोवायरस, एचआईवी, उसके बाद रेबीज़ में जो होता है वो होता है आपका रेबीज़ वायरस, ठीक है? और ये जो है आपका चिकन पॉक्स के अंदर जो होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये बेसिकली वायरस इसमें काम करता है। सो द राइबोसोम इन द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर, ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है? तो अगर आप ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखोगे, तो ह्यूमन का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से मिलता-जुलता है और वो बैक्टीरिया से ही आया है। इसलिए उसके अंदर क्या होगा, 70 टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ, जैसे ही डेथ होती है किसी की तो उसकी मसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं और वो रिलैक्स नहीं हो पाती, मतलब स्टिफ हो गई लेकिन अब रिलैक्स नहीं हो पा रही है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिग्रेस मोर्टिस एंड इज caused बाय द डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर कोई इंसान की डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना रहा है, तो एटीपी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो रुक जाएंगे। सो जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसके अंदर एटीपी का रोल है। जब एटीपी ही नहीं मिल रहा है बॉडी को तो कौन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कौन रिलैक्स कराएगा? सो इसका ऑप्शन हो जाएगा एटीपी की डिक्रीज होने के कारण ऐसा होता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्टली मैच लिखा हुआ है, ठीक है? सो ये एक तरफ हमें कुछ लार्वा के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें उनके फाइला या फिर हाँ, उनके फाइलम के नाम दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, करेक्ट मैच करना है, ठीक है? सो कल भी मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, जर्नल जो फाइलम है उनको लिखना है और उनके क्या-क्या लार्वा हैं वो उनकी फेजेज़ लिखनी है। तो लार्वा आपको ज़रूर याद करने हैं कि किस वाले फाइलम का कौन-सा लार्वा है, ठीक है? सो ये वाला ठीक है, ये पोरीफेरा का होता है, पेरेन्काइमूला। ये किप्डिक जो होता है वो निटोफोरा का होता है। रेपिटेटिव फॉर्म लार्वा जो है ये वन क्रॉफ्टी का नहीं होता है। ये तो एक तरह से बेसिकली आपका डिजीज़ कॉज़ करता है, तो इसका तो ये नहीं होता है। इट इज़ अ, बेसिकली ये इसका नहीं होता है। ये किसका होता है? दिस बिलॉन्ग टू द नीमाटोडा, ये नीमेटोडा का होता है, ठीक है? नेक्स्ट, इन इकाइनोडर्मेटा एल्डो एंडोस्क एल एंडोस्केलेटन इज़, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर एंडोस्केलेटन जो होता है उसका ओरिजिन कैसा होता है? ये पूछा गया है आपसे। सो अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नाउ
कैरेक्टर्स आर डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्थ्रोपोड, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो डिस्टिंग्विश होते हैं आर्थ्रोपोड को किससे, एनिलिडा और मोलस्का से। इन दोनों के रेफरेंस में हमें आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स बताने हैं, क्या डिफरेंस होता है। सो absence ऑफ ट्रोफोकोर लार्वा, external skeleton is made up of chitin, distinct mandible, subdivision of legs into the movable segment। तो ये ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि अलग करते हैं आर्थ्रोपोडा को एनिलिडा एंड मोलस्का से। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन द स्केलेटन मसल्स अकर बिटवीन, कब होता है? सो ये होता है जब जेड लाइन जब इन बिटवीन होती है सार्कोमियर्स के, सो तब आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाउ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टिश्यू इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि न्यूट्रोफिल या फिर जो मोनोसाइट्स होती हैं उनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उसके मूवमेंट को हमने कल पढ़ा था, डायापेडेसिस कहते हैं। यहाँ पे क्या है, डायापेडेसिस का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया गया क्योंकि मूवमेंट तो वही है, कहते भी वही है। आपको क्या करना है, आपको बस इसका दूसरा नाम बताना है कि दूसरा नाम इसका क्या होता है। तो चलिए बताइए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वेसेनल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एक्स्ट्रावसेशन इज डायापेडेसिस। नाउ DNA and RNA are made up of may be easily distinguished by, अगर आपको एक DNA और एक RNA को easily distinguish करना हो तो आप कैसे करोगे? तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है हम उसी को लेके चलेंगे कि DNA जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का बना होता है, जबकि RNA क्या होता है, राइबोज शुगर का बना होता है। सो एक्सट्रैक्शन करेंगे, मेजरमेंट, अल्ट्रा, ये तो दोनों एब्ज़ॉर्ब, यूवी तो दोनों को ही एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ट्रिप्सिन का कुछ काम नहीं है। सो रिएक्शन देखेंगे हम शुगर के साथ, स्पेसिफिक शुगर को हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। नाउ एक पेन किलर होती है, नाइलोक्सिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेनम ऑफ, किसके वेनम मतलब किसके ज़हर से ये बनाई जाती है। सो बेसिकली जब हम अपने होम टाउन में ऐसे छोटे होते थे तो हम सुनते थे, हमारे वहाँ पे एक कहावत है ना कि जहर ही जहर को मारता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसी पेन किलर है बेसिकली जो क्या करती है, जो किसी के वेनम से निकाली जा रही है, किसी के क्या ज़हर से निकाली जा रही है। सो ये निकाली जाती है कोब्रा के ज़हर से, वेनम से, जो एक एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, पेन को रिलीफ़ कराने की काम करती है क्योंकि ये क्या होती है, एक तरह का इसका जो वेनम होता है वो क्या होता है, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक, जो हमारे माइंड को, हमारे न्यूरॉन्स को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, तो हमें पेन फ़ील नहीं होता बेसिकली। नाउ रीड एक असर्शन और रीज़न है हमारे पास। Phenylketonuria is a recessive inherited disease caused by body failure to oxidize an amino acid phenylalanine to tyrosine because of the defective enzyme। एक एंजाइम का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता और इस डिजीज को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्योंकि ये हमारे ब्लड, हमारे जो यूरिन के थ्रू फिर क्या हो जाता है, वो पास आउट होने लग जाता है, ठीक है। सो इज द रिजल्ट प्रेजेंस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एनिलीन इन द यूरिन। हाँ, सो फिनाइल एनिलीन यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है जिसकी वजह से एक मिस्टी स्मेल भी आती है। तो ये दोनों बात ठीक है और ये रीजन भी ठीक है। बाय विच स्पीसीज ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं आपको वो पढ़नी है कि किस वाले बैक्टीरिया से, प्लांट से हम क्या कुछ बना रहे हैं। मतलब आपको टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये आपको ज़रूर पढ़नी है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कीजिए जब तक मैं पानी पीती हूँ। गला सूख जा रहा है मेरा, बोल, इतना गर्मी है। गाइस पानी पीते रहिए, वो भी इलेक्ट्रोलाइट वाला, ग्लूकोज़ वाला, प्लीज़। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं।
सो ये जो इंसुलिन है ये कहाँ से निकाली जाती है? ई कोलाई से निकाली जाती है, ठीक है? ई कोलाई के अंदर हमने क्या कर दिया? अपना जीन डाल दिया, अब वो हमारे लिए प्रोटीन बना रहा है। देखो कितने हम निर्दयी हैं, बेचारे बैक्टीरिया से भी हमने काम करा लिया। नेक्स्ट, द साइनोबैक्टीरियम Anabaena is a diazotrops. Heterocyst of Anabaena is like photosystem 2. हाँ, हेटेरोसिस्ट के अंदर जो है फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, क्योंकि अगर फोटोसिस्टम 2 होगा तो क्या होगा? तो वहाँ पे वाटर का लाइसिस होगा, वाटर का लाइसिस होगा तो क्या होगा? O2 का इवोल्यूशन होगा, और अगर O2 निकलेगी तो ये हेटेरोसिस्ट अपना काम करना बंद कर देगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है O2 को लेके बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन को लेके ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ये दोनों बात क्या है? ठीक है, ठीक है? सो ये दोनों बात भी क्या है हमारी? ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। Development of sporophyte from the gametophyte without the intervention of the gametes is known as। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैंने क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टडी कर लिए तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। ये जो जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, एपोस्पोरी, एपोगेमी, एपोमिक्सिस, ये आपको अच्छे से याद करनी है, और इनमें याद करने जैसा ऐसा कुछ है भी नहीं। आपको एक टर्म याद कर लीजिए तो आपको दूसरी याद हो जाएगी। जैसे अगर हम एपोगेमी की बात करते हैं, एपोगेमी के अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि बनेगा क्या? स्पोरोफाइट फ्रॉम द गेमेटोफाइट, ठीक है? तो गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गेमेट्स, तो इसको हम एपोगेमी कहते हैं। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, दैट क्या बन रहा है? डेवलपमेंट ऑफ, फिर हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट विद द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, तो इसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि एपोगेमी के अंदर जीएस हो रहा है, जीएस का मतलब गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, फिर दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। सो नियोटाइप इज वैलिडेट डेजिग्नेटेड व्हेन, यानी कि नियोटाइप को कब वैलिडिटी मिलेगी? सो नियोटाइप को वैलिडिटी जब मिलेगी जब ओरिजिनल मटेरियल कुछ नहीं रहेगा, मतलब ना सिन टाइप, ना आइसोटाइप, ना होलोटाइप, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब नियोटाइप को जगह मिलेगी। सो ऑल द ओरिजिनल मटेरियल जो है जब वो लॉस्ट हो जाएंगे, जब उसको जगह मिलेगी। नाउ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हैच-टेक साइकिल। सो ये किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? ये आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? C4 साइकिल के बारे में बात हो रही है, और C4 साइकिल के अंदर CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है? देखो ऑक्जेलिक एसिड तो हम कहीं भी नहीं पढ़ते, ना C3 में, ना C2 में, ना C4 में, तो इसको हटा देते हैं। रूबिस्को को हम आरयूबीपी को हम पढ़ते हैं C3 के अंदर, ठीक है? और इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं, तो पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो क्या करता है? हैशटैग्स पाथवे यानी कि C4 पाथवे के अंदर CO2 को एक्सेप्ट करने का काम करता है। सो ऑप्शन 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स? सो कौन-सा टिश्यू एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होता है? जो भी लोग स्पेशली बॉटनी से हैं वो इसका आंसर मुझे करेंगे, ठीक है? इतना तो आपको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आई एम फ्रॉम द जूलॉजी, एंड आप लोग बॉटनी से हैं तो आप बता दीजिए। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म? तो एंजियोस्पर्म के अंदर पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, एरेन्काइमा ये सब मिलते हैं, लेकिन ये जो प्लेक्टिनकाइमा है ये नहीं मिलता है। सो 2 इज़ द ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 1 टू 6। अगेन हमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए फिर इनको मैच करते हैं। एक तरफ आपको दिए गए हैं कुछ प्लांट्स के नाम, और दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं उनके बॉटेनिकल नेम। देख रहे हैं आप? पेपर का लेवल देख रहे हैं आप? सीधे आपसे बॉटेनिकल नेम पूछ लिए, वो भी 4-4 प्लांट के बॉटेनिकल नेम पूछ लिए, ठीक है? नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना? सो चलिए मैच करते हैं। ये जो मस्टर्ड है इसका नाम कुछ ब्रेसिका जुनेसा ऐसा होता है। सो ए विद द 4, ए विद 4, ए विद 4, ए विद 4, एक ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है? नाउ पिजन पी, इनको हम बोलते हैं कैननस कैनन। सो सी विद द 3, सी
सी विथ 3, सी विथ 3। सो ये ऑप्शन भी कट कर देना। देख रहे हैं आप कितने ऑप्शंस भी कितने डिफिकल्ट बनाए हुए हैं कि अगर आपको 2 नाम भी पता है ना तब भी आप ऑप्शन नहीं निकाल पा रहे हो। सो ग्राम का हो जाएगा सीसर, सो डी विद द 2, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? तो अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सारे ही बॉटेनिकल नेम जाके याद कर लीजिए, बट आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा और इनको मैच करिएगा ताकि जब क्वेश्चन आए वापस से ऐसा कुछ तो आपको 1-2 नाम पता हों और आप सही ऑप्शन की तरफ जा सकें, है ना? क्योंकि इतने सारे बॉटेनिकल नेम तो याद नहीं हो सकते, प्लांट के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ज़ूलॉजी वालों को और जो बॉटनी वाले हैं उनसे ज़ूलॉजी वाले नाम याद नहीं हो सकते। सेम थिंग इन द एमआरएनए द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टू वन अनदर। एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच रहते हैं किस बॉन्ड के थ्रू? तो ये क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है? सो ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर में रह रहे हैं यानी कि हेलोफाइट्स हैं, उनके अंदर विविपेरी देखने को मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वेलेमिन आपको एपिफाइट्स में देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ज़ीरोफाइट्स यानी कि जो प्लांट्स बेसिकली डेज़र्ट लाइक कंडीशन में रहते हैं, तो उनके अंदर संकन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। निमेटोफोर्स मीज़ोफाइट्स में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मीज़ोफाइट्स तो बहुत सिंपल प्लांट्स हैं, मतलब जो जेनेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, वो वाले प्लांट्स हैं। तो उनके अंदर तो निमेटोफोर्स नहीं पाए जाएँगे। निमेटोफोर्स आपको ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो वाटर लॉग्ड कंडीशन में होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव हो गया। ठीक है? मतलब ऐसे कंडीशन में जहाँ पे पानी भरा हुआ है, दलदल टाइप है, उस तरह की कंडीशन में, ठीक है? रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं इनको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। द जेनेटिक कोड इज़ डिजर्नेट एंड यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है? हमें इन चारों स्टेटमेंट से ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अमीनो एसिड में हैव मोर देन 1 कोडन, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक ही अमीनो एसिड के हमने 4-4 कोडन भी देखे हुए हैं। ऑल अमीनो एसिड हैव मोर देन 1 कोडन। सो देखो अगर इस स्टेटमेंट में ऑल नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक हो सकती थी। लेकिन क्या सभी ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा कोडन है? तो सभी ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत हो गई। कोडन्स आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल द हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। हाँ, कॉमन है तभी तो हम बैक्टीरिया और खुद को सेम प्रोसेस के थ्रू देख लेते हैं, है ना? सो ये भी ठीक है। सो बी इज़ गलत होना चाहिए, बी गलत है, ओनली ए नहीं होगा, ए और सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइनो बेसिक स्टाइल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फैमिली इन विच, हमने ये क्वेश्चन कल भी देखा था कि गाइनो बेसिक स्टाइल ये क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था, ऑप्शंस भी सेम थे इवन। तो ये लेमिनेसी के अंदर होता है, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अज़ोला बिलॉन्ग्स टू व्हिच जीनस? सो अजोला की दोस्ती किस वाले जीनस के साथ है, हमें ये बताना है, ठीक है? अगेन ये एक बॉटनी का क्वेश्चन है, तो बॉटनी वाले अपना दिमाग लगाएँगे पहले, क्या होता है? एज़ोला की दोस्ती किस जीनस के साथ होती है? सो एज़ोला की दोस्ती एनाबीना के साथ होती है। वायरस फ्री प्लांट अगर हमें बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वायरस इंजेक्टेड प्लांट पेरेंट प्लांट बाय, तो कहाँ इंजेक्ट करें हम? तो हमें इंजेक्ट करने पड़ेगा स्टेम टिप कल्चर में, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वहाँ पे डिवीज़न बहुत फास्ट रेट से चलता है। मॉर्फोलॉजिकली द स्पाइसेस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक, यानी जो हल्दी का हम पार्ट खाते हैं, वो कौन-सा पार्ट होता है? वो स्टेम है, वो लीफ है, वो क्या है? ये पूछा जा रहा है, ठीक है? सो वो क्या है? राइज़ोम। राइज़ोम बेसिकली क्या होता है? एक स्टेम है जो अंडरग्राउंड रहता है। एल्टर्स आर एब्सेंट इन, कहाँ पे एल्टर्स एब्सेंट होते हैं? अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो इसको कौन बताएगा? ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सो एल्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? एब्सेंट पूछा गया है। एल्टर्स एब्सेंट होते हैं किसमें? रेशिया में। ऐसे क्वेश्चंस का क्या किया जाए आप बताइए? कितना याद करेगा कोई आदमी? द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्लास इज़ बिटवीन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में क्लास पूछा गया है, ठीक है? सो
चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप मुझे जज मत कीजिए कि मुझे सारे नाम्स पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है सारे नाम्स। ऑब्वियसली मेरे को कैसे सारे सब कुछ याद हो जाएगा। बट हाँ, क्योंकि जब मैं इन पेपर्स को स्टडी कर रही थी वापस से, तो मैंने ये सारा कंटेंट फिर से पढ़ा। स्पेशली जो एनिमल किंगडम है, वो मैंने फिर 4-5 बुक्स पढ़ी, तब जाके मुझे थोड़ा चीज़ें याद हुई, है ना? पढ़ने से तो याद हो ही जाता है। बट कोई बात नहीं, अभी आपके पेपर को थोड़ा टाइम बचा हुआ है, सो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने आपको जो रूल बताया था 50 और 10 का, तो आप 50 के पीछे लग जाइए, 10 आ जाएँगे, ठीक है? चलिए, सो यहाँ पे हमें याद रखना है एक क्या बोलते हैं उसको आप उसको? कोड। यहाँ पे हमें याद रखना है एक कोड दैट कीप पॉट क्लीन अदरवाइज़ फैमिली गेट सिक। ठीक है? कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज़ फैमिली गेट सिक। इट्स जी, फैमिली गेट सिक, ओके। सो आपको क्या पूछा गया है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसी ऑर्डर में रहती है ना? हमसे क्लास पूछा गया है, क्लास कहाँ पे है? अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो हम फाइलम की तरह डिवीजन भी रख सकते हैं, सेम बात है, क्लास हमें पता करनी है। सो क्लास होनी चाहिए या तो फाइलम और ऑर्डर के बीच में या फिर डिवीजन और ऑर्डर के बीच में। सो ऑर्डर एंड फैमिली नहीं, फैमिली नहीं, किंगडम एंड फाइलम नो, किंगडम एंड जीनस नो, डिवीजन एंड ऑर्डर आप देखोगे डिवीजन यहाँ पे आप डी लिख सकते हो प्लांट्स के लिए। सो डिवीजन और ऑर्डर के बीच में क्या है? क्लास है। अगेन एक मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पे आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग इन कॉलम 1 विद द करेक्ट प्लांट फ्रॉम कॉलम 2। सो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम है और कुछ कॉमन नेम है ना? तो आपको उन्हें क्या करना है? मैच करना है। सो चलिए हम इन्हें मैच करते हैं। सो जो पहले हमें ईजी पता है, हम उसके साथ चलते हैं कि हमें ईजी वाला जो है ऑप्शन जो है उसके साथ चलते हैं। तो हमें पता है हॉर्स टेल इज़ इक्विसिटम, डी विद द 2, सो डी विद 2 एंड डी विद 2। तो पहले हमें क्या करना है? 2 ऑप्शंस हटा देने हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको हम। सो क्लब मॉस इसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम, बी विद 1, बी विद 4 तो ये नहीं होगा, बी विद 1 होगा। सो ऐसे ही आपको भी करना है, 1-2 याद रखो, उससे हो जाएगा। ओके, ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तरफ आपको सेल की कुछ ऑर्गेनेलिज़ दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं अ, फ्री के मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना, ये तो लॉजिक है। सेल इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है? सो चलिए इसको करते हैं। प्लाज़्मोडेस्माटा क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। स्पायरोसोम लिपिड को स्टोरेज करते हैं। प्लाज़्मोडेस्माटा कनेक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पेरोक्सोसोम के अंदर क्या होता है? ग्लाइओक्सिलेट मेटाबॉलिज्म होता है। सो ए विद 3, बी विद 1, डी सी विद 4 एंड डी विद 2। ऑप्शन ए, द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऐसा कौन-सा एंजाइम है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है? हमने कल भी पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, हम आज भी पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पीसीआर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पीसीआर आपको पढ़ के जाना है। पढ़ना क्या है सिर्फ? पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है? उसके यूजेस क्या हैं? कौन से एंजाइम काम में आते हैं? बस दैट्स इट, 3 बातें पढ़ के जानी है। तो चलिए अगर हम इसमें देखते हैं तो पीसीआर के अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है वो क्या होता है? टैग पॉलीमरेज़ यूज़ होता है जो एक थर्मो स्टेबल पॉलीमरेज़ेज़ है, ठीक है? जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज्ड बिलोंग टू द क्लास। सो आपको क्या करना है? आप ये प्लांट की सेल वॉल है, इसको आपको रिमूव करना है। प्लांट की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लांट की सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो आपको क्या करना है? सेलुलेजेस यूज़ करने पड़ेंगे और वो प्लांट की सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे और आपको प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। अगार अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, सो अगार अगार इज ए काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड जो कहाँ से निकाला जाता है? रेड एल्गी से निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी मेंबर। इन
जर्मिनेटिंग मेज सीड, अगर आप मेज सीड को देखोगे तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अल्फा अमाइलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ, अल्फा अमाइलेज कहाँ बनता है, सो अल्फा अमाइलेज एल्वेओल लेयर में मिलता है। ये आपको प्लांट के बेसिकली प्लांट हार्मोन में मिल जाएगा ये टॉपिक आपको, जहाँ पे आपको जिबरेलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। पेरिड्रम इंक्लूड, तो पेरिड्रम के अंदर फेलोजन होता है, फेलम होता है और पेलोड्रम होता है। मोटर सेल आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ ऑफ मेनी मोनोकॉट्स। तो मोटर सेल बेसिकली क्या करती हैं, ट्रांसपिलेशन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको कम कर देती हैं वाटर, लो वाटर कंडीशंस में। ठीक है, सो चेक ट्रांसपिरेशन। ऑल द फंजाइज आर टर्म्ड एज, तो फंजाई बेसिकली क्या होती हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं। आप समझते हैं कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो दीज़ आर हेटेरोट्रॉप्स, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, जो स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है ऐसा एक फाइबर जो है वो फ्लेक्स है, जहाँ से हम क्या बनाते हैं, हमारी जो लिनन वाली साड़ियाँ या फिर जो हमारे कपड़े बनते हैं, लिनन जिसको हम बोलते हैं लिनन क्लॉथ्स, वो यहाँ से बनते हैं। The sporophyte is not free living but it dependent on the gametophyte, तो ये इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन 147, इट्स 147। चलिए हम 147 को पढ़ लेते हैं। गिव मी 1 मिनट, कुछ इशू है क्या इसमें? ठीक है। A group of fungi with septate mycelium in which sexual reproduction is either lacking or unknown आर द क्लासिफाइड, मतलब एक किस तरह की फंजाई हमें देखनी है जिसके अंदर सेप्टेम माइसीलियम होता है और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर लेकिन या तो नहीं होता है या फिर क्लासिफाइड बेसिकली अननोन होता है, या तो नहीं है या फिर हमें नहीं पता है, ऐसा कुछ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइस्टीज कहते हैं, इसको हम इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीपेप्टाइड, कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड नहीं है? सो राइबोजाइम is a not an polypeptide, it's a RNA which act like a enzyme. Dormancy caused by the seed coat impermeability of water and gases can be broken by, मतलब डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जा सकता है ये पूछा गया है। सो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन तो होता है लेयरिंग, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। वर्नलाइजेशन किसके लिए होता है, ये फ्लावरिंग के लिए होता है। और एबीए का ट्रीटमेंट दोगे तो डोरमेंसी ब्रेक नहीं होगी उससे। सो सैरिफिकेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, जो प्लांट का जो सीड कोट होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है और सॉफ्ट होने के बाद वो ब्रेक होएगा एंड फाइनली जो डोरमेंसी है वो क्या हो जाएगी, डोरमेंसी भी ब्रेक हो जाएगी। इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड बीटा ऑक्सीडेशन इन अ फ्री फैटी एसिड टेक प्लेस इन, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि प्लांट के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो कैसे होता है या फिर कहाँ होता है, तो प्लांट्स के अंदर पूछा जाएगा तो हम जाएंगे ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर। अगर एनिमल के अंदर पूछा जाएगा तो हम किसके साथ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे। ठीक है, सो इस वाले पेपर से हमें जो थोड़ा-सा आइडिया मिला है वो क्या है कि एक तो आपको सेल के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको जो कुछ हम स्टडी करेंगे अभी आने वाले पेपर्स को, उसके अंदर जो भी आपको नेम्स पूछे गए हैं वो आपको एक बार गो थ्रू करने हैं ताकि पेपर में जब आएँ तो आपको याद रहे वो नाम, ठीक है? और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा बेसिकली अभी, ओके, सो ये आप क्या कर सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। ये बेसिकली जो किंगडम है हमारा उसका पूरा एक ओवरव्यू मैंने बनाया हुआ है। सो ये ओके, ये यहाँ तो नहीं आ रहा है। इट्स ओके, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में भेज देना, मैं आपको ये टेलीग्राम पे पूरा भेज दूँगी, ये पूरी जो पीपीटी है ये मैं आपको पूरी भेज दूँगी। इसके अंदर पूरा का पूरा जो किंगडम है उसमें क्या है, क्या नहीं है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, मीन्स एवरीथिंग आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, बायोलॉजी वाली अनु मैम। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे या फिर आप यहीं पे कमेंट कर दीजिए
और नेक्स्ट हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर, ठीक है? ओके, थैंक यू।